नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन ने सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के साथ साथ सत्ता में आने पर 3 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की रणनीति बनाई है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग समुदायों से एक एक डिप्टी सीएम नियुक्त किए जा सकते हैं। महागठबंधन का अनौपचारिक मुख्यमंत्री चेहरा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बनाया गया है, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और पहले 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि उनके सहयोगियों ने अभी तक औपचारिक रूप से उनके नाम की घोषणा नहीं की है। तेजस्वी का मुकाबला एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगा, जिनके पास वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कि ओबीसी हैं और विजय कुमार सिन्हा भूमिहार हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर हमला है। राजेश राम ने बताया कि सीजय गवई जो कि दलित परिवार से हैं, उनको कुछ दिनों से विषैले और नफरत भरे प्रचार का निशाना बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रचार आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा से प्रेरित था। जूता फेंकने की घटना इसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि देश में दलित और वंचित वर्ग अब भी भेदभाव और असमानता का सामना कर रहा है। सीजय गवई ने अपनी मेहनत और योग्यता से उच्चतम न्यायिक पद प्राप्त किया, लेकिन समाज के कुछ वर्ग अब भी उनकी स्थिति को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा, ये पीड़ा सब दलितों की है जो अपने आप को गवई साहब से जोड़कर देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के साथ करोड़ों दलितों का अपमान हुआ है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आंसू रोकते हुए कहा कि सीजय गवई की पीड़ा से दलित अपने आप को जोड़कर देख रहा है। उन्होंने कहा कि सीजय गवई न्याय परिधि को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन उस गवई को लोग रिसीव करने नहीं आते हैं। जब उनका पहला दौरा हुआ तो सामंतवादी विचारधारा के लोग उनको रिसीव करने नहीं आए थे। ये सदियों से दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। बता दें, राजेश राम 5 महीने पुरानी घटना का जिक्र कर रहे थे, जब गवई सीजय बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे, जहां उन्हें रिसीव करने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे। इस पर उन्होंने महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल के कार्यक्रम में निराशा जताई। सीजय गवई ने कहा था, मैं ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात से निराश हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल और हमास दोनों ने अमेरिका की गजा शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा किया जाएगा और इजरायल अपनी सेना को तय की गई सीमा तक वापस बुलाएगा। ये एक मजबूत, स्थिर और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम होगा। सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। ट्रंप ने लिखा है, ये अरब और मुस्लिम दुनिया, इजरायल उसके सभी पड़ोसी देशों के साथ अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर, मिस्र और तुर्की को इस मामले में मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते की घोषणा का स्वागत किया। एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैं अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना करता हूं, जिन्होंने इसे संभव बनाया। मैं सभी संबंधित पक्षों से अपील करता हूं कि वो समझौते की शर्तों को पूरी तरह पालन करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने लिखा, सभी बंधकों को सम्मानजनक तरीके से रिहा किया जाना चाहिए। स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित होना चाहिए। लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा है कि क्या कोल्ड्रिफ नाम की वो खांसी की दवा जिससे देश में 15 से ज्यादा बच्चों की मौत जुड़ी बताई जा रही है, अन्य देशों में भी निर्यात की गई थी। WHO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक इस दवा पर कोई ग्लोबल मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी नहीं किया गया है। WHO भारत के स्वास्थ्य अधिकारियों से जवाब मिलने के बाद ही तय करेगा कि अलर्ट जारी करना जरूरी है या नहीं। अब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में 5 साल से कम उम्र के कम से कम 17 बच्चों की मौत इस खांसी की दवा के सेवन के बाद हुई बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि इस सिरप में डायलिथिन ग्लाइकोल नाम का जहरीला तत्व मौजूद था। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित घर में गोली लगने से मौत हुई।
उनके पास एक कथित सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने 9 वर्तमान आईपीएस अधिकारियों, एक रिटायर्ड आईपीएस और 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के नाम लिखे हैं। नोट में उन्होंने जातीय भेदभाव, सार्वजनिक अपमान, मानसिक उत्पीड़न और अत्याचार का आरोप लगाया है। वहीं उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार, जो जापान के सरकारी दौरे पर थीं, भारत लौट आई हैं। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र विजारनिया के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। अमनीत का आरोप है कि उनके पति को एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में फंसाने की साजिश रची गई थी। दूसरी ओर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा ये सब सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के जवाब में किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए दोनों देशों के लिए बेहद बड़ा और ऐतिहासिक मौका है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से मिलने वाले अवसर अद्वितीय यानी अनपैरेलल्ड हैं। कियर स्टारमर भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। अपने दौरे की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी साझेदारी की संभावनाएं हैं। दोनों देशों के बीच ये मुक्त व्यापार समझौता लंबे समय से बातचीत में है और अब उम्मीद है इस दौरे के दौरान इसमें नई प्रगति हो सकती है। भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना और कांग्रेस वुमन डेबोरा रॉस ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी पर 19 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इन नेताओं ने ट्रंप से कहा कि वो भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाएं। सांसदों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की नई टैरिफ नीति दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। ट्रंप सरकार ने हाल ही में भारतीय सामान पर 50% तक टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों को भी नुकसान हो रहा है। सांसदों ने चेतावनी दी है कि अगर ये नीति जारी रही तो भारत अमेरिका साझेदारी पर बुरा असर पड़ेगा। तालिबान शासन के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा से पहले ही भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। भारत जिस क्षेत्रीय समूह का हिस्सा है उसने पहली बार मुत्तकी को सदस्य के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इससे तालिबान को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि आमिर खान मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं, लेकिन उन्हें भारत आने की विशेष अनुमति दी गई है। वो गुरुवार से 5 दिन की भारत यात्रा पर है। सूत्रों के मुताबिक मुत्तकी को भारत में विदेश मंत्री के स्तर का पूरा सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। वो 10 अक्टूबर को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस दौर को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत तालिबान को मान्यता देने जा रहा है। अफगानिस्तान को लेकर रूस में हुई बड़ी बैठक में भारत ने ऐसा रुख अपनाया जिसने सबको चौंका दिया। भारत ने तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला है अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कब्जे की कोशिश का। मॉस्को में हुई इस बैठक में सभी देशों ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि किसी भी देश द्वारा अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के खिलाफ है। इस बैठक में अफगानिस्तान, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अधिकारी शामिल हुए। बेलारूस ने इसमें विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। अब सबकी नज़र इस हफ्ते होने वाली तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा पर है। म्यांमार की सेना ने एक गांव पर पैराग्लाइडर से हमला किया, जिसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हमला उस इलाके में हुआ जहां सेना और स्थानीय प्रतिरोध समूहों के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने हवा से हमला किया, जिससे गाँव के कई घर जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हमला निहत्थे नागरिकों पर किया गया और अब भी कई लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.